नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के बेल आइकन और उसमें भी ऑल नोटिफिकेशन ऑन ये जरूर कर लीजिए ताकि किसी भी अपलोड की पहली और सीधे सूचना आपको मिले। आइए आज की चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी सर, ओशियन नेटवर्क और द ओमकार चौधरी शो। सर बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर सर हालांकि कांग्रेस एक तरफ ऐसा लगता है कि 2014 के बाद जब से उनकी राजनीतिक सत्ता जाती रही है, वो इसके लिए बने ही नहीं हैं कि वो सत्ता के बगैर रह पाए। मैं कार्यकर्ताओं और छोटे नेताओं की बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम ये 10 जनपद खानदान ये तो बिल्कुल भी इस बात के लिए खुद को तैयार ही नहीं कर पाया कि उनकी सत्ता नहीं रही। लेकिन कल और परसों ये 2 दिन लोकसभा में और उसके बाद राज्यसभा में वंदे मातरम पर एक चर्चा हुई और उसकी एक बहुत अच्छा संयोग था कि 150 साल चर्चा में खुद प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में शुरुआत किया और राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने। कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष जिनको आजकल बहुत ज्ञान हुआ है कि वो नेता प्रतिपक्ष है, उनको खाने पर नहीं बुलाया जाता, उनको पीने पर नहीं बुलाया जाता, उनको सोने पर नहाने पर नहीं बुलाया जाता, इस तरह की चिंताएं उनकी हैं। लेकिन राहुल गांधी नजर नहीं आए लोकसभा में जब वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी। लीड वहां किसने लिया? प्रियंका वाड्रा ने। और प्रियंका वाड्रा भी बिल्कुल पहले कहलवाया जाता रहा कि दादी से नाक मिलती है, दादी से नाक मिलती है, और अब बाल से लेके बाल के खास तौर जगह पे जो सफेदी है वहां से लेके ऐसा लगता है कि बिल्कुल एक मेकअप मैन या एक पूरी टीम तैनात है जो उन्हें इंदिरा गांधी की तरह वही स्टाइल साड़ी की और वो सारा कुछ बोला उन्होंने। राहुल नदारत रहे। लेकिन जैसे ही एसआईआर के बहाने सरकार ने संसद में ये कह दिया कि हम चुनाव सुधार पर बात करेंगे, क्योंकि एसआईआर पर वो बात कर नहीं सकते, हमने डिटेल में आपसे बात किया था, इस पर एक अलग से वीडियो किया था, वहां राहुल गांधी नजर आए और विलक्षण संयोग कुर्ते पजामे में नजर आया सर, टी शर्ट नहीं। एक तरफ प्रियंका का गंभीरता से कांग्रेस की तरफ से लीड करना लोकसभा में और दूसरी तरफ राहुल का गायब होना, तीसरी तरफ राहुल का अगले दिन प्रकट होना, कुर्ते पजामे पे प्रकट होना। क्या ये विरासत की लड़ाई है? क्यों? क्योंकि जब प्रियंका बोल रही थी तो जो प्रेस गैलरी थी जिसमें कि वो कांग्रेसी नेता जो कि अब किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह मौजूद थे और विपक्ष की बेंचें लगभग भरी हुई थी। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष की तरफ नहीं थी। क्या विपक्ष को या कांग्रेस को अब प्रियंका वाड्रा से कहीं कोई उम्मीद जग रही है? और ये भाई बहन के बीच में कि माँ तुम्हारा बेटा तो अब लॉन्च न हो सका और लॉन्च हो भी न सकेगा, तो क्यों ना मुझे मौका दो। क्यों? क्योंकि प्रियंका वाड्रा एक लंबी राजनीतिक पारी के लिए अपने आप को तैयार होते हुए दिखाती हैं। वो अपने बेटे और बेटी को वायनाड पे मंच पे उतार देती हैं और कांग्रेस के अपने इकोसिस्टम को बताती हैं कि तुम्हारा नया मालिक भी तैयार है। और ये सारी चीजें राहुल गांधी के पास नहीं है। सर कैसे देखते हैं आप इसको? अवनीश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा विषय चुनने के लिए। देखिए, बात ये है कि मैंने प्रियंका वाड्रा का वो भाषण सुना और उनका उस दिन जो आत्मविश्वास था, जो पॉइंट उन्होंने रेस किए और जो एक बोलने का तौर तरीका था, उसको अगर हम परे रख भी दें तो जिस तरीके से सत्ता पक्ष की दीर्घाओं से टोका-टोकी हो रही थी, कमेंट किए जा रहे थे और वो मुस्कुरा करके, बिना उत्तेजित हुए, बिना कोई अनावश्यक आक्रामकता दिखाए हुए, उनको ओवरलुक करके या रेस्पॉन्ड करते हुए ओवरलुक करके जिस तरह आगे बढ़ रही थी, अपनी बात रख रही थी, मुझे लगा कि राहुल गांधी के बजाय अगर प्रियंका वाड्रा को ये लोग आगे करते तो शायद एक गंभीरता का संदेश मतदाताओं के बीच में जाता। अब आते हैं उस मूल मुद्दे पर जो आपने उठाया है कि क्या कुछ चल रहा है गांधी परिवार के भीतर।
इन्हीं के एक पूर्व मंत्री, एक पूर्व नेता ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू में ये कहा कि राहुल गांधी तो सोनिया गांधी का भी सम्मान नहीं करते हैं और उन्होंने सोनिया गांधी को भी झिड़का है, हमारे सामने झिड़का है। इस तरह की बातें कही गई हैं। और ये जितने वंशवादी चेहरे हैं, मुलायम सिंह यादव को याद करिए, अखिलेश यादव ने भरे मंच पर किस तरह उनके हाथ से माइक छीन लिया था। और माइक तो चलो मंच पर छीना था, उनसे अध्यक्ष पद की कुर्सी छीन ली थी। और मुलायम सिंह यादव ने एक जगह कहा था कि जब ये मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं तो किसी दूसरे के साथ किस तरह का व्यवहार कर सकते हैं। और मैंने अपने सिर का ताज उठा करके इसके सिर पर रखा था, यानी अपनी कुर्सी इसको दी थी 2012 में। इसी तरीके से तेजस्वी यादव, वहां जरा देखिए क्या हो रहा है। रोहिणी यादव किस तरीके से रोते हुए घर से निकली और जो अंदर की अंतर कथा उन्होंने सुनाई कि चप्पल से मारा गया, चप्पल उठाई गई। तेज प्रताप की जो पत्नी थी ऐश्वर्या, वो भी रोते हुए घर से बाहर निकली थी। राबड़ी देवी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट की है। ये जितने वंशवादी चेहरे हैं, ये कितना मान सम्मान अपने माता पिता का करते हैं। वो सार्वजनिक तौर पर सोनिया गांधी को शॉल ओढ़ाना और उनको जूता पहनने में या मोजा पहनने में मदद करते हुए कैमरों पर दिखाई देना, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि कुछ भाई बहन के बीच भी चल रहा है, कुछ सोनिया गांधी का भी मन डोल रहा है कि बहुत मौके दे लिए, बहुत लॉन्चिंग हो गई। हर विदेश यात्रा के बाद इनको लॉन्चिंग की जरूरत पड़ती है, फिर से नए सिरे से कहा जाता है कि अब लंदन से लौटे हैं तो मैच्योर हो गए हैं। तो इस तरह की चीजें आखिर पार्टी कब तक बर्दाश्त करेगी। और आंकड़े भी तो बताते हैं, 90 से ज्यादा आप विधानसभा चुनाव हार चुके, 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, 2 राष्ट्रपति के चुनाव हार चुके, 3 उपराष्ट्रपति के चुनाव हार चुके, 3 लोकसभा स्पीकर के चुनाव हार चुके, यानी सेंचुरी मार चुके। लेकिन बेशर्मी और दुस्साहस देखिए कि चेहरे पर रत्ती भर ये भाव कभी पढ़ने को नहीं मिलता कि ये आदमी सेंचुरी लगा चुका है हार की। ये उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ, और हमारे देश का मीडिया भी उनकी नॉन सीरियस बातों को बहुत सीरियसली ब्रेकिंग न्यूज बना करके अग्रसारित करता है और प्रसारित करता है। अब आते हैं इस बात पर कि यह वंदे मातरम पर प्रियंका वाड्रा आगे की गई और राहुल गांधी नजर भी नहीं आए, सदन में भी नहीं आए। यहां भी मैं कहूंगा कि प्रियंका वाड्रा की फिर से मैं मैच्योरिटी की बात करूंगा। जब ये वो कुर्ता पजामा पहन करके पार्लियामेंट में जा रहे थे, यानी मकर द्वार से प्रवेश कर रहे थे, तो प्रियंका वाड्रा भी इनके पीछे पीछे चल रही थी, साथ आ रही थी। और संभवतः अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रियंका वाड्रा की बेटी भी, मिराया भी, उस समय उनके पीछे पीछे चल रही थी। यानी भाई अगर बोलने वाला है तो कम से कम हम सीरियसली लें और ये दिखाएं पब्लिक को, देश को, कि भाई सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये अलग बात है कि जो कुछ हुआ उससे लोगों ने भाव निकालना शुरू कर दिया है, अटकलें शुरू हो चुकी हैं। अब आते हैं जो आपने जिक्र किया कि ये खादी का कुर्ता और पायजामा पहन करके आए और बरसों बाद आए। इन्होंने क्या कहा है, जरा उस पर गौर करने की जरूरत है। इन्होंने कहा कि खादी न सिर्फ एक वस्त्र है, वो भारत की आत्मा है। हर क्षेत्र की पहचान अलग अलग कपड़ों के लिए होती है। अगर ये सिर्फ खादी का एक वस्त्र नहीं है, अगर ये भारत की आत्मा है, तो अवनीश जी ये आत्मा कल ही क्यों इनके शरीर पर प्रविष्ट हुई? इससे पहले ये जो विदेशों का पहनावा है, यानी टी शर्ट
और एक ढीली ढाली सी पैंट और एक बढ़िया ब्रांडेड जूता पहन करके क्यों घूमते रहे? कल चूंकि इनको खादी पर कुछ बोलना था, किसी ने कुछ ऐसा लिख करके दे दिया था भाषण में, कुछ पॉइंट्स ऐसे बना दिए थे, तो इनको लगा कि ये ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा अगर मैं कुर्ता पजामा पहन करके ये भाषण दूंगा। आगे क्या कहा है इन्होंने, सुन लिए। असमिया गमछे से लेकर कांचीपुरम साड़ी तक की चर्चा इन्होंने की और कहा कि हमारा देश भी एक फैब्रिक की तरह है। देश की झलक देश का पहनावा है। देश के सारे धागे एक जैसे हैं। हमारा देश 150 करोड़ लोगों से बना है। देश के सारे धागे एक जैसे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस सभी संस्थाओं पर कब्जा करना चाहता है। नाथूराम गोडसे ने गांधी को मारा। ये असहज करने वाला सत्य है। मतलब जिस पर हंगामा भी हुआ वो आप नॉन इशू पर जो है वो ये आ गए थे। लेकिन इन्होंने कहा कि सारे धागे एक जैसे हैं, हमारा देश भी एक फैब्रिक की तरह है। क्या मतलब है इन सब बातों का? फैब्रिक की तरह है हमारा देश, पहनावे की तरह है, वस्त्रों की तरह है। आदमी वस्त्र तो दिन में 2 बार बदलता है और रोजाना तो बदलता ही है ना, नहाने के बाद दूसरे कपड़े पहनता है। तो इनके पास भी तो नागरिकता वाला सवाल है सर, तो ये तो सच बोल गए बेचारे। तो ये फैब्रिक से आप तुलना करेंगे देश की, धागों से आप तुलना करेंगे? ये तो हमने सुना था कि बाग में जो है तरह तरह के फूल होते हैं और एक तरह के फूल अगर खिले रहे तो उतनी सुंदरता नहीं आती है, क्योंकि फूल वो कम से कम हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना तो रहते हैं। ये तो कपड़ों की बात कर रहे हैं जो आदमी रोज बदलता है, फिर उसे और धोने की फिर जरूरत पड़ती है। और फिर सर चर्चा तो चुनाव सुधार पे थी। इसका चुनाव सुधार से क्या मतलब जो इन्होंने पूरा सजरा पेश किया? लेकिन हालांकि निशिकांत दुबे ने तो कायदे से इलाज कर दिया इनका। तो ये जो एक्चुअल में, और आप एसआईआर वोट चोरी, ये चोरी और वोट चोर गद्दी छोड़, और 6 साल के बच्चे मेरे कान में आकर के कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। इतने ड्रामे आप करते हैं और सदन नहीं चलने देते, पार्लियामेंट को बाधित करते हैं, और जब आपसे कहा जाता है कि आप बोलिए इस विषय पर, तो ठन गोपाल, आपकी तैयारी शून्य, आपको पता ही नहीं है। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने तो धज्जियां उड़ा करके रख दी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि भाई जो पहला कमिश्नर था चुनाव आयोग का, उसको आपने राज्यपाल बनाया। एक महिला थी, उसको हिमाचल का गवर्नर बना करके भेज दिया। कई ऐसे लोगों को, नवीन चावला समेत कई ऐसे लोगों को आपने चुनाव आयुक्त बनाया जो या तो सोनिया गांधी के चम्मच थे या अहमद पटेल के साथ उठते बैठते थे। बिल्कुल। ऐसे ऐसे लोगों को आपने सीबीआई डायरेक्टर और दूसरे पदों से नवाजा है। किस मुंह से आप ये बात कर रहे हैं? और अवनीश जी, अगर हम गंभीरता पे आए तो मैं इन कांग्रेसियों से और राहुल गांधी से एक बात पूछना चाहता हूं। 2023 से पहले चुनाव आयोग की व्यवस्था क्या थी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। सीजेआई थे क्या उसमें? जो ये कभी सीजेआई की बात करते हैं, सीजेआई तो खुद जबरदस्ती घुसे हैं उसमें कानून अपने। मंत्रालय सर, कानून मंत्रालय से नाम आता था, पीएमओ उसको रेफर कर देता था राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको जो है घोषणा हो जाती थी। यही तो था। बिल्कुल। तो नेता प्रतिपक्ष को अगर रखा है अब इस पैनल में, तो ये तो नरेंद्र मोदी ने रखा है। इससे पहले बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष को पूछता कौन था? एक फाइल तैयार होती थी, उस पर सिग्नेचर होते थे प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति का अनुमोदन लग करके चुनाव आयुक्त नियुक्त हो जाते थे। तो इनको शर्म भी नहीं आती झूठ बोलते हुए देश से? जी जी, और मैं सर एक बार फिर जरा सा ले चलता हूँ भाई और बहन के बीच में एक और वाकया जहां से ये सूत्र निकलते हैं, क्योंकि हम आधारहीन बात क्यों करें, आधार खोजते हैं। और जब मैंने आधार खोजा तो अभी पंजाब में एक डेवलपमेंट हुआ। नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है, नवजोत कौर सिद्धू,
उन्होंने बड़ा तगड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ जिसको मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना है तो 500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, कांग्रेस 500 करोड़ रुपए आलाकमान लेता है, तब आपको जो है सीएम कैंडिडेट देता है। और जब वो ये सब कुछ कह रही थी, तो अगर दर्शक जाके बाइट देखें, मैं वो बाइट अभी दिखा नहीं पा रहा हूं, तो नवजोत कौर ने ये कहा, उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, उन्होंने आला कमान के बारे में कहते हुए कहा कि प्रियंका वाड्रा मुझे समझती हैं और मैं प्रियंका वाड्रा के काफी करीब हूं, ये कहा नवजोत कौर ने। और इतना कहते और शाम होते होते उनको कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो एक तरफ प्रियंका का नजदीक होना अगर कोई कहता है तो नवजोत कौर को छुट्टी हो जाती है, और दूसरा जो है वो इस तरह के संकेत, और पार्टी इस समय किसके कब्जे में है, कम से कम जो यूनिट हैं या जो और लोग हैं, तो ये एक और संदेह कि आपने प्रियंका का नाम लिया और आप नप गए साहब। और दूसरा उदाहरण मैं प्रमोद तिवारी का दे देता हूं। प्रमोद तिवारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस में किसी बड़े रोल में काफी दिन से तरस रहे हैं और बहुत बड़े छत्रप रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि प्रियंका को वो थोड़ा मानते हैं या प्रियंका उनको थोड़ा मानती हैं। और कल जब परसों जब लोकसभा में प्रियंका बोल रही थी, तो प्रमोद तिवारी कहीं के सदस्य नहीं थे, अभी मैंने इंट्रो में जो कहा, लेकिन दर्शक दीर्घा में प्रमोद तिवारी बैठे हुए थे और पूरे समय बैठे रहे, और उनके साथ बहुत सारे उत्तर प्रदेश के ऐसे नेता बैठे रहे जो प्रियंका को सुनना चाहते थे। तो ये चीजें तो और बल देती हैं सर। अब मुंह खोल के तो कोई कहेगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जनों को भी ये लगने लगा, अंदर खाने वो बात करते ही हैं कि भैया ये फेलियर आदमी, ये फुस आदमी को कब तक ढोएं, तो चलो एक नया कारतूस ट्राई कर लें। हालांकि भाई बहन के उसमें आईक्यू में कोई बहुत अंतर नहीं दिखता है। ये अलग बात है कि आप परिधान पहन लीजिए, दादी जैसी नाक लेके, रुद्राक्ष भी हो सकता है 2-4 दिन में रुद्राक्ष की माला भी दिखाई दे गले में, लेकिन कुछ तो चल रहा है सर गड़बड़। प्रियंका वाड्रा भी लिखा हुआ पॉइंटेड ही भाषण दे रही थी ना, तो वो मानसिक तौर पर और विद्वता के मामले में तो हम बात ही ना करें तो ज्यादा बेहतर है। वो तो कहीं कोसों दूर है, बहुत दूर है, उससे कोई वास्ता भी नहीं है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक पते की बात बताता हूँ, जो हम लोग अपने चैनल पर पहले डिस्कस कर चुके, एक दूसरे मित्र हैं उनके साथ। माँ और बेटा दोनों नेशनल हेराल्ड केस में फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। उसकी डे बाय डे सुनवाई शुरू हो चुकी है, ट्रायल शुरू हो चुके हैं, उसमें वर्डिक्ट आना है। वर्डिक्ट आएगा बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि खुला हुआ एक केस है, जिसमें सबको पता है कि इसमें बड़ा भारी या तो जुर्माना होगा या सजा और जुर्माना दोनों होंगे। ऐसे में अगर माँ बेटा को अंदर जाना पड़ा, अगर सजा हो गई, हालांकि मैं हमेशा डाउटफुल रहता हूं इस परिवार को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में इनके शुभचिंतक बैठे हुए हैं। सूरत में 2 साल की सजा हुई थी सभी मोदी चोर वाले मामले में, और गुजरात हाई कोर्ट ने रिलीफ नहीं दी, नीचे सेशन कोर्ट जिला जज ने कोई राहत नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने जाकर के इनकी सदस्यता बहाल कर दी और सजा पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगा दी है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं बताया, लेकिन रोक लगी और राहुल गांधी की जान बची, चुनाव भी लड़े, फिर से सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं, फिर भाषण दे रहे हैं लोकसभा में। उनको कोई रोक नहीं सकता जब तक इनको जुडिशियरी का इस तरीके से आशीर्वाद मिलता रहेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट से कब वर्डिक्ट आएगा, कब फैसला होगा, कब सजा होगी नहीं होगी, ये भविष्य की बात, लेकिन जो हो सकता है उस पर तो हम चर्चा कर सकते हैं, संभावनाओं पर तो चर्चा कर सकते हैं। अगर माँ और पुत्र दोनों अंदर चले गए तो अवनीश जी पार्टी को कौन संभालेगा? प्रियंका वाड्रा पर तो कोई ऐसा बड़ा एलिगेशन है नहीं, कोई मुकदमा भी नहीं है, उनके अंदर जाने की कोई अभी तो कम से कम संभावना या आशंका है नहीं। तो प्रियंका वाड्रा बहुत होशियारी के साथ, समझदारी के साथ, चुप रह करके, वो होता है ना कि
लोग बड़े बुजुर्ग कहते थे कि बेटा कुछ समय ऐसा होता है जब चुप रह करके गुजार देना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा बहुत चतुराई के साथ चुप रह करके, मुस्कुरा करके भाई को, माँ को, सबको ये संकेत दे करके कि मैं बहुत ही अनुशासित और आज्ञाकारी हूँ, मेरी कोई महत्वाकांक्षाएँ नहीं हैं। तो मतलब समय काटने वाली बात है और समय का इंतज़ार करने वाली बात है। कल किसी रिपोर्टर ने पूछ लिया प्रियंका से कि कोई समन जारी हुआ है सोनिया गांधी को कि जब तक वो सिटीजन नहीं थी भारत की, तब उनका मतदाता पहचान पत्र बन गया था, उन्होंने वोट डाली थी। तो प्रियंका वाड्रा ने कहा कि अब वो 80 साल की होने वाली हैं। अब तो उनका पीछा छोड़ देना चाहिए। उन्होंने देश की बड़ी सेवा की है, पता नहीं देश की कौन-सी सेवा की है। मतलब ये तो हमारी समझ में आज तक नहीं आया। 68 में शायद अवनीश जी शादी हो गई थी राजीव गांधी के साथ। 83 में जाकर के देश की नागरिकता ली। 15 साल तक इंतजार क्यों करती रही? अगर भारत से इतना ही लगाव था, भारतीय संस्कृति और भारतीयों के प्रति इतना, राजीव गांधी के अलावा अगर भारतीयों से वाक़ई उनको लगाव था, तो शादी के 1-2 साल के भीतर, क्योंकि उस समय तो कांग्रेस की ही सरकारें हुआ करती थी। केवल 2 ढाई साल, 3 साल छोड़ दीजिए ना बीच में 2000 1977 से 80 तक, जब जनता पार्टी की सरकार थी। वरना लगातार इन्हीं की सरकार थी जब तक इन्होंने नागरिकता ली 1983। 15 साल तक तो इन्हीं की सरकार थी, बीच में 2 ढाई साल वो जनता पार्टी की सरकार आई थी। तो ले लेती, किसने रोका था? पर इसमें भी इन लोगों को ऐतराज है कि अगर इनका मतदाता पहचान पत्र बिना सिटीजन हुए बन गया था और गलत तरीके से और गलत दस्तावेजों के सहारे बनवाया गया होगा, तो उसकी क्यों नहीं एक बार जांच हो जाए? भाई ये भी तो एक तरीके से घुसपैठिया ही थी। बिल्कुल फ्रॉड। घुसपैठिए जिस तरीके से आकर के यहाँ पर मतदाता पहचान पत्र, आयुष्मान कार्ड और तमाम दूसरी सुविधाएं ले रहे हैं, उसी तरीके से सोनिया गांधी केवल इंदिरा गांधी की और राजीव गांधी की बहू और पत्नी थी, इसलिए उनका मतदाता पहचान पत्र बन जाएगा बिना सिटीजन हुए। तो ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड था और बहुत गंभीर अपराध बनता है। तो इसमें किसी को क्या ऐतराज हो सकता है? वो फिर ये कह कर के वो निकल गई कि नहीं, मतदाता पहचान पत्र बना नहीं बना इसका खंडन नहीं किया उन्होंने। उन्होंने कहा कि उन्होंने वोट नहीं डाला। उन्होंने वोट डाला कि नहीं डाला, वो अलग बात है, लेकिन मतदाता पहचान पत्र तो बना था ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। 50 घंटे राहुल गांधी को ड्रिल किया था ईडी ने, करीब 10-12 घंटे 3 दिनों में सोनिया गांधी को ड्रिल किया था। आरोप पत्र पेश किया जा चुका है, मामला चल रहा है, फैसला आएगा। उसको तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए ये गंभीरता की तरफ जा रही है अगर कोई अंदरूनी लड़ाई चल रही है तो। और बड़ी दिलचस्प स्क्रिप्ट कभी किसी जमाने में आगे जाकर के लिखी जाएगी कि ये सब कैसे चल रहा था और किस तरीके से ये अंजाम तक पहुंचा। बिल्कुल सर। और कई बार ये होता है कि प्रकृति ही बड़े प्राकृतिक ढंग से आपका रास्ता बना देती है, और जिस तरीके से श्रूड गति से, बड़ी शातिर ढंग से अपने आप को दिखाती हैं, और अचानक आप देखिए वो मेहनत कर रही हैं। प्रियंका वाड्रा मेहनत कर रही हैं, साड़ी पहनने के स्टाइल दादी की तरह, बाल, मतलब ऐसा कौन सा संयोग सर कि जहां इंदिरा जी का बाल सफेद हुआ तो वहीं पे बाल सफेद हो, और उसी स्टाइल में गुच्छे की तरह हो। तो मैंने इसीलिए कहा कि रुद्राक्ष और राउ जेवन्यू कोर्ट में जो इनके फर्जी तरीके से 3 साल पहले नागरिकता के इसमें मतदाता सूची की मामला है सर, ये एक बार केस खारिज किया जा चुका है। आपने अभी जो कहा कि न्यायपालिका में इनकी कितनी घुसपैठ है, अभी भी इनके चाहने वाले हैं, ये केस एक बार खारिज किया जा चुका है जज साहब द्वारा। और वहां के राउ जेवन्यू कोर्ट के बार काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट, उस व्यक्ति ने दोबारा रिवीजन पिटीशन दायर किया। और जब रिवीजन पिटीशन दायर किया, और उसमें मूल तर्क यह है कि अगर 83 में ये नागरिक बनी और 80 में इनका नाम
मतदाता सूची में आ गया, तो इसका मतलब है कि फ्रॉड डॉक्यूमेंट, जाली दस्तावेज के आधार पर आया। बिल्कुल 420 बीएनएस की 420 लगी है, 469 लगी है, 468 लगी है, और इस पर समन किया है दिल्ली पुलिस को भी। पुराने दस्तावेज जो खारिज वाले हैं वो भी मंगाया है। तो निश्चित तौर पर, लेकिन शक यही है, सबसे संतोष की बात यह है कि ये बातें भी अब जुडिशरी के भीतर से निकल के आ रही हैं। किसी भाजपा वाले ने ये केस नहीं किया। हालांकि मेरी तो शिकायत है कि भैया आप क्यों नहीं किए केस, आपको केस करना चाहिए था। एक जो है बार काउंसिल का पदाधिकारी क्यों केस कर रहा है? लेकिन फिर भी ये बात तो सही है सर, कि एक ठोस पटाखा के सामने प्रियंका वाड्रा बहुत शातिर ढंग से आगे बढ़ रही हैं, और यही एक कहते हैं वो कत्ल भी करेंगे और हाथ में तलवार भी नहीं रहेगा। जी एक पॉइंट रह गया था, वो भी दर्शकों को बता दें। जी। प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने बेटे के नाम में राजीव का नाम जुड़वाया। परिवर्तन किया, यस सर। ये क्या तैयारी है? क्योंकि राहुल गांधी की अगर शादी कहीं विदेश में हो रखी है और इसके बच्चे हैं वहां पर, तो वो तो भारत शायद ही कभी आए, और आएंगे भी तो भारत और कांग्रेस ही उनको अपने सिर माथे पर बैठाएंगे। इसमें शक सुबह है कि आपने इतना बड़ा धोखा भारत की जनता के साथ किया कि हमेशा छुपा करके रखा कि आपने विदेश में कहीं शादी कर रखी है और आपके बच्चे हैं। तो तैयारी है एक्चुअल में प्रियंका वाड्रा और उनकी संतति की, कि उनको तैयार किया जाए। बिल्कुल तो वो जो विरासत है वो उस तरफ जाएगी अवनीश जी। बिल्कुल उस तरफ जाएगी। इसलिए इस पूरी कहानी में दम है, और कहानी सामने होते हुए दिखाई दे रही है। अभिनेता सामने है जनता के, और राजमाता है कि वो पुत्र स्नेह में, क्योंकि सर उनके मायके में भी वही पितृ सत्तात्मक वाला कल्चर है। तो बट नेचुरल है कि वो पहले बेटा 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 करती रहीं, लेकिन अंततः मुझे लगता है, और अब वो साफ दिखाई भी देने लगा है, इशारा भी आ रहा है, और परिस्थिति जन्य जो स्थितियां पैदा होंगी, जो केस में अगर ये दोनों माँ बेटा चले गए, तो नेचुरली प्रियंका का रास्ता साफ है। तो ये बदली हुई स्थितियां हैं, ये लोगों से खेलते रहे, देश से खेलते रहे, लेकिन समय अब इनके साथ खेल रहा है। सर, इतने महत्वपूर्ण विषय, और मैंने तो शुरू में सोचा कि मैं सिर्फ एक खुरापात एंगल दे रहा हूं, लेकिन आपने जिस तरीके से इसको विस्तार दिया, तो अब मैं भी कन्विंस हो गया कि तुमने फालतू नहीं सोचा था। चीजें दिखाई दे रही हैं। आपसे चर्चा के दौरान मेरी आंखें खुलती गई, और मुझे लगा कि नहीं, ये बात ऐसी है कि जिसमें दम है, और वो सामने होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। नवजोत की वाइफ वाला भी मुझे तुरंत याद आया। मैंने कहा अरे, उन्होंने केवल प्रियंका का नाम लिया था और घंटों के भीतर वो सैक कर दी गई। एक और आदमी है जिसने प्रियंका का नाम लिया था, वो भी कांग्रेस से बाहर निकाला गया, आचार्य प्रमोद कृष्णम। यस सर, यस सर। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं, बात होते होते सर के सानिध्य में अब इतना कुछ सामने दिखाई आधार देने लगा है कि निश्चित तौर पर ये खानदान की जंग है, और ये जंग प्रियंका वाड्रा जीतने की तैयारी में दिखाई दे रही है। सर, आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतना विस्तार दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद है कि आज की ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो जिस तरीके से आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं, उसी तरह चैनल के बेल आइकन को भी जरूर दबा के रखिए, ताकि ओमकार सर के साथ हम कोई अगली चर्चा लेके आए तो सीधे नोटिफिकेशन आपको मिले। इसी के साथ आज की चर्चा अब यहीं समाप्त करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, जय जय श्री राम।